बढ़ती हुई टैरिफ में वो जो एक बुरे बालों वाला फूफा है वो क्यों चिंतित है, वो क्यों परेशान, उसने हाथ में रखी है। तो दिन में 3 ट्वीट हमारे प्रधानमंत्री को करता है। बस अब वो यही कहने वाला है कि अगर तुमने मेरी नहीं मानी तो मैं नस काट लूंगा। अरे भाई, उससे कोई बात नहीं कर रहा तो अपना काम करे। एक स्वाधीन देश है और दूसरे प्रकार का नेतृत्व है। इस पर आपको अध्ययन करना पड़ेगा कि बढ़ती हुई टैरिफ की धमकी के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था का कैसे पुनरुद्भव संभव है, कैसे हमारा छोटा काम करने वाला, मध्यमवर्ती काम करने वाला, जिस पर आप बड़ा काम कर रहे हैं, मेले लगा रहे हैं, उसको आप कैसे खड़ा कर सकते हैं। मैं सुबह उठता हूं तो पहला कोलगेट मुझे बाहर का मिलता है, मुझे पहला ब्रश बाहर का मिलता है। ब्रश नहीं बना सकता क्या भारत? एक रेजर नहीं बना सकता? यह अच्छा अवसर मिला है। मुझे आज भी याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पोखरण का विस्फोट किया था और इसके दूसरे वाले जो फूफा थे उन्होंने हम पर बैन लगाया था। उसके बाद भी हम जीवित रह गए थे क्योंकि इनको यह नहीं पता कि हम महाराणा प्रताप की उस वंशवेल के पुष्प हैं जो घास की रोटी खाते हैं। हम मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव प्रचार कर सकते हैं, उनके खिलाफ लड़ सकते हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ सकते हैं, लेकिन विश्व का दूसरा कोई महनीय अहंकारी शासक अगर मेरे प्रधानमंत्री से लड़ रहा है तो किसी पार्टी के व्यक्ति से नहीं लड़ रहा है, वो भारत से लड़ रहा है। वो भारत का नाते उसके साथ। मुझे बड़ी कोफ्त होती है कि बंबई में एक दूसरे कैडर के अभिनेता, पहला कैडर के है भी नहीं, उनकी तीसरी पत्नी के दूसरे बच्चे के पीछे आप भागे हुए। अब वो मुड़ा, अब उसने खाया, अब उसने खिलौना गिराया। वो तो उन लोगों ने सुविधा नहीं दी वरना बाथरूम में भी जाए। मैं ये नहीं कहता कि सूचना नहीं मिलनी चाहिए। अब आप क्या कहते हैं, लोग ऐसा देखना चाहते हैं। नहीं, लोग देखना नहीं चाहते। आपने ऐसा देखना सिखाया, आपको ये सरल लगी, आपको ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ, टैरिफ बढ़ती हुई टैरिफ में वो जो एक बुरे बालों वाला फूफा है वो क्यों चिंतित है, वो क्यों परेशान, उसने हाथ में रखी है। तो दिन में 3 ट्वीट हमारे प्रधानमंत्री को करता है। बस अब वो यही कहने वाला है कि अगर तुमने मेरी नहीं मानी तो मैं नस काट लूंगा। अरे भाई, उससे कोई बात नहीं कर रहा तो अपना काम करे। एक स्वाधीन देश है और दूसरे प्रकार का नेतृत्व है। ये जो ऐसी तरह से आर्म ट्विस्टिंग करने वालों के साथ क्या करता है, ना पता हो तो कांग्रेस में मित्र उनसे पूछ ले, वो बता देंगे क्या करता है। तो इसमें जिसने को उन्हें बताया कि उनके सलाहकार है वो ठीक नहीं है, मुझे लगता है। इस पर आपको अध्ययन करना पड़ेगा कि बढ़ती हुई टैरिफ की धमकी के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था का कैसे पुनरुद्भव संभव है, कैसे हमारा छोटा काम करने वाला, मध्यमवर्ती काम करने वाला, जिस पर आप बड़ा काम कर रहे हैं, मेले लगा रहे हैं, उसको आप कैसे खड़ा कर सकते हैं। मैं सुबह उठता हूं तो पहला कोलगेट मुझे बाहर का मिलता है, मुझे पहला ब्रश बाहर का मिलता है। ब्रश नहीं बना सकता क्या भारत? एक रेजर नहीं बना सकता? यह अच्छा अवसर मिला है। मुझे आज भी याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पोखरण का विस्फोट किया था और इसके दूसरे वाले जो फूफा थे उन्होंने हम पर बैन लगाया था। उसके बाद भी हम जीवित रह गए थे क्योंकि इनको यह नहीं पता कि हम महाराणा प्रताप की उस वंशवेल के पुष्प हैं जो घास की रोटी खाते हैं। 150 करोड़ लोगों का स्वतः स्फूर्त देश है, आत्मस्फूर्ति से दीपित है। इसमें सरकार केवल तटबंध बनाकर इस पानी का नियमन कर दे। और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम तो जो भी सीट बेल्ट बांध देता है उसके साथ है। शिक्षा के हर परिसर में मैं यह कहता हूं, विधायी रूप से आप इस संस्थान के सर्वोच्च पद पर हैं मुख्यमंत्री जी, लेकिन शिक्षा और कला ये 2 क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें सत्ता का नियंत्रण नहीं, प्रबंधन आवश्यक है। नियंत्रण संपूर्ण रूप से गुरु परिवार पर रहना चाहिए, कुलगुरु पर रहना चाहिए, विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों पर रहना चाहिए। ये जिस दिन जो सत्ता सीख जाएगी उसी का भला होगा। व्यवस्था जहां सीख जाएगी। हम अभी एक इंजीनियरिंग कॉलेज के उद्घाटन के लिए गए थे, उनके 7-8 इंजीनियरिंग कॉलेज है, बड़े उद्योगपति। उन्होंने मुझसे कहा कॉलेजों में गुणवत्ता नहीं आ रही, मैं गुणवत्ता कैसे लाऊं। तो मैंने उनको एक वैसी बात की, उसके बाद मुझे अब पता है आगे नहीं बुलाएंगे मुझे। तो मैंने उनको कहा कि चेयरमैन साहब, जिस दिन आपका चैम्बर छोटा और इस इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर का चैम्बर बड़ा हो जाएगा, उस दिन से इस परिसर में गुणवत्ता आनी प्रारंभ होगी। बहुत दिन बाद मैंने एक कुलगुरु देखा है, उज्जैनी में विक्रम विश्वविद्यालय में डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन कुलपति हुआ करते थे।
भागलपुर विश्वविद्यालय में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर कुलपति थे। अन्यथा कुलपतियों की, कुलगुरुओं की आभाएं राजनीतिक अतिक्रमणों के कारण क्षीण होने लगी। उनके निजी अनुभव, उनकी निजी मेधा, उनकी निजी प्रतिभा से तो आपका यह भी सौभाग्य है कि इस परिसर के प्रारंभिक दर्द समझने वाला एक दर्दमंद हमसफर आपको मिला है कुलपति के रूप में, कुलगुरु के रूप में। आपका यह भी सौभाग्य है कि एक ईमानदार व्यक्ति मिला है। ये भी पता है जो पेड़ जहां लगेगा वहीं रहेगा, जो फर्नीचर जहां रहेगा वहीं रहेगा, जो नियुक्ति होगी वो सही नियुक्ति होगी। और आपका यह भी सौभाग्य है कि मुझ जैसा व्यक्ति जिसे अच्छी सरकारें और अच्छे हमारे मित्र भी 35 से 30 लाख नहीं करवा पाते, वो फिर भी आपके बीच आता रहेगा। ये भी आपका सौभाग्य है। तो मैं कुलगुरु जी आपसे अनुरोध करता हूं कि एक समय देखकर, क्योंकि अब तो समय की सीमा है, मुख्यमंत्री जी का समय निश्चित रूप से प्रतिपल व्यस्त है, मैं समझता हूं, ऐसी भी व्यवस्था बनाइए कि कैंपस में जिसको भी बुलाएं, आप हमें भी बुलाएं, किसी को बुलाएं, तो एक दिन 1 घंटे के लिए नहीं, 6-7 दिन के लिए बुलाएं, जो जाकर क्लास पढ़ाई जाए, बच्चों के साथ संवाद किया जाए। क्योंकि आपके मस्तिष्क से, आपके तो इतने संबंध हैं नोएडा में सबसे, और हमारे भी सबसे संबंध हैं, इनके मस्तिष्क से ये भय जाना चाहिए, ये अपरिचय जाना चाहिए कि ये फला पत्रकार है, ये तो बहुत बड़े हैं। तो आपको पता चलेगा कि जो बड़े हैं वो भी इसी प्रक्रिया से निकले हैं जहां आप खड़े हैं। आपका मार्ग उनसे भी आगे का है, आपकी प्रतिभा और आपकी चेतना उनसे भी विराट है, और सबसे बड़ी बात है आपकी तटस्थता और ईमानदारी उनसे बेहतर तो है ही, इसकी तो कसम खाई जा सकती है। तो आप सब लोगों को अनंत शुभकामनाएं, आयु में बड़े होने के कारण अशेष आशीर्वाद, और जितनी हमारे बच्चे बैठे हैं, जितनी बेटियां बैठी हैं, बेटे बैठे हैं, आप सबका हमारे क्षेत्र के उस जो बड़ा दंगल है समाचार का नोएडा, उसमें स्वागत है। आप सब मिलते रहेंगे, और माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय का परिचय आप देंगे तो आपसे एक अतिरिक्त प्रेम मुझे हो जाएगा कि मैं उसी परिसर के विद्यार्थी से बात कर रहा हूं जहां के 17 रमन में यहाँ आया था। राम कथा में संचार, जो थोड़ा मैंने कहा है, मैं समझता हूं कि 2 ही पात्रों को केवल आप पढ़िए, एक अंगद को और एक पढ़िए आप हनुमान को, और फिर उनकी शक्ति देखिएगा। दुर्भाग्य यह है कि बंबई की अधकचरी मस्तिष्क जीविता ने हनुमान जी को उपहास का पात्र बना दिया। दुर्भाग्य यह है कि उसके बाद भी वो गर्वित थे, और दुर्भाग्य है कि उनसे पूछा गया कि आपने हनुमान जी से गाली क्यों दिलवाई, तो उन्होंने कहा हनुमान जी तो जंगली थे। अरे आप वाल्मीकि रामायण ही पढ़ लेते, जिनके विषय में वाल्मीकि रामायण में स्वयं प्रभु राघवेंद्र सरकार पहले परिचय में कहते हैं, वाक्यज्ञम मधुरम इदम सुग्रीवम सचिवा कपि। हे लक्ष्मण, यह सुग्रीव का सचिव निश्चित रूप से वेदों का ज्ञाता है, अन्यथा इतना अच्छा व्याकरण, इतनी अच्छी भाषा कोई बोल नहीं सकता जो ये बोल रहा है। और अब हनुमान जी की पत्रकारिता की तटस्थता का वर्णन देखिए। इस पर आप ध्यान रखिएगा, इसे नोट करिएगा अपने जीवन में सदा। हनुमान से बड़ा राम जी का कोई भक्त नहीं है, इसीलिए इस देश में भरत जी का मंदिर नहीं है, सुग्रीव जी का मंदिर नहीं है, हनुमान का मंदिर है। मुझसे किसी ने पूछा था कि सुग्रीव का मंदिर क्यों नहीं है, जबकि सहायता तो सुग्रीव ने ज्यादा की थी, हनुमान जी तो उनके प्रधानमंत्री, तो उनका क्यों मंदिर है? सुग्रीव की सहायता ट्रीटी थी, तुम मुझे मेरा राज्य दिला दो, मैं तुम्हें पत्नी दिला दूं। जब आप किसी के साथ ट्रीटी करते हैं, व्यापार करते हैं, तो नुकसान फायदा देखते हैं, आप व्यापार देखते हैं। हनुमान की भक्ति समर्पण है, प्रभु मुझसे कुछ नहीं चाहिए, मैं जो कुछ कर सकता हूं वो आपके लिए समर्पित है, बताइए क्या करना है। इसीलिए हनुमान का मंदिर है। वही हनुमान जब रावण से मिलकर आते हैं, तो रावण से मिलकर आने के बाद जो उन्होंने भगवान के सामने, राघवेंद्र सरकार के सामने रावण का वर्णन किया है, वो पत्रकारिता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। शत्रु में भी क्या अच्छाई है इसका वर्णन किया है। अहो रूपमान द्युति सर्व लक्षण लक्षण, कहते हैं वो इतना सुंदर है प्रभु, समस्त प्रकार के लक्षणों से युक्त है। उसकी नासिका ऐसी है, उसके कुंतल ऐसे हैं, उसकी आवाज में बेस इतना है, जैसे हमारे संचालक जी, उसकी आवाज में इतना बेस है, वो ऐसे बोलता है, वो ऐसे संतुष्ट करता है। यह किसकी प्रशंसा कर रहे हैं? राम जी के घनघोर शत्रु अनाचारी रावण की, जो परिस्थिति का हरण कर चुका है। लेकिन इससे मैं भूमिका में किसमें? पत्रकार की भूमिका में। तो मंत्री जी फूफा लगते हैं, लेकिन चैनल का माइक हाथ में हो और मंत्री जी का अनाचार हो, तो अंदर के हनुमान को जगाना कि सच तो बोलना ही पड़ेगा, बात तो करनी पड़ेगी। यह सब सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। दूसरा पत्रकार भेजा गया है जानकारी लेने के लिए और बात कहने के लिए, दूसरे पक्ष में अंगद भेजा गया है। अंगद जैसा पत्रकार, इसमें एक बात सदा ध्यान रखना, सब कुछ छोड़ देना, सब में तटस्थ रहना। केवल एक चीज है जिसमें अपनी पत्रकारिता की मर्यादा को भी एक तरफ रख देना, वो है राष्ट्र धर्म।
देश पर बात आए तो ये मत सोचना, क्योंकि हमारे देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पत्रकारिता की आड़ में तो ये मत सोचना, क्योंकि हमारे देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पत्रकारिता की आड़ में राष्ट्रधर्मिता के विपरीत जाते हैं। हम मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव प्रचार कर सकते हैं, उनके खिलाफ लड़ सकते हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ सकते हैं, लेकिन विश्व का दूसरा कोई महनीय अहंकारी शासक अगर मेरे प्रधानमंत्री से लड़ रहा है तो किसी पार्टी के व्यक्ति से नहीं लड़ रहा है, वो भारत से लड़ रहा है। वो भारत का नाते उसके साथ। अंगद को भेजा गया, अंगद पहली रात गया है मनाने के लिए आखिरी प्रयास में, क्योंकि एक बार फिर प्रयास किया जा रहा है। हनुमान ने कहा मैं जाऊं, भगवान ने कहा तुम मत जाओ, तुम पिछली बार गड़बड़ हो गई, तुम जाओ। अंगद तुम जाओ। अंगद गया। अंगद शालीन है, लेकिन अंगद ने संवाद किया है वो किस प्रकार मनोबल क्षीण कर सकता है पत्रकार, अनाचार को किस प्रकार उसके मनोबल से हीन कर सकता है। अंगद इसका उदाहरण है। अहंकार में पड़े हुए रावण ने पूछा कौन है, किसका लड़का है, कौन है, कौन को सुत, बाली का। को बाली, कौन बाली, जानता तो है कि बाली कौन है, लेकिन आप चमचों से घिरे हुए बैठे हो और एक ऐसा आदमी है जिसके पिताजी ने आपको पीटा हो, तो आप ये थोड़ी कहोगे कि मैं पिताजी को जानता हूं। कौन को सुत, बाली का, को बाली। तो वो अहंकार में नहीं कहते। अंगद कहते न जानिए, भूल गए, शायद आपको याद नहीं होगा, मेरे पिताजी वही बाली जिन्होंने आपको मार के यहां दबाया और 7 बार सागर की परिक्रमा की, उन्हीं का था। कौन को सुत, बाली को बाली न जानिए, पोटरी कांख में चापी रहे, सागर साथ नहात बखानिए। फिर पूछता है सागर कैसे तरियो, समुद्र कैसे पार करा, इतना दुष्कर काम। जैसे गोपद, जैसे गाय पैर रखते कीचड़ में उसको पार कर लेते हैं। और आखिरी बात जो कही है उस पर तो उसी रात रावण युद्ध हार गया, उसका मनोबल टूट गया, उसके चेलों का मनोबल टूट गया। कौन को सुत बाली का, सागर कैसे तरियो जैसे गोपद। काज कहा, किस लिए आया है, तो बोले कि मैं किष्किंधा में रहता था, मैंने सोने के चोर देखे, चांदी के चोर देखे, पशुओं के चोर देखे, दूसरे की पत्नी का चोर नहीं देखा था, उसे देखने की बड़ी इच्छा थी, तो इसलिए काज कहा सिय चोर नहीं देखो सीता के। अभी हमारे ऑपरेशन सिंदूर के समय भी आप लड़ रहे थे, मैं जिस बात पर आ रहा हूं, आप भी लड़ रहे थे, सेनाएं लड़ रही थी, देश का नागरिक तटस्थ भाव के साथ देख रहा था, लेकिन पत्रकार लड़ रहा था। क्योंकि आजकल वॉर, और पहले से वॉर प्रोपेगेंडा में लड़े जाते हैं, विश्व युद्ध में भी लड़े गए हैं। कोई बाप अपने बेटे का नाम दुर्योधन नहीं रखता, कोई बाप अपने बेटे का नाम बुरा शासन दुष्शासन नहीं रखता, कोई बाप अपनी बेटी का नाम चरित्रहीन नहीं रखता। दुष्शला, उसका नाम सुशीला है, उस दुर्योधन का नाम सुयोधन है, उस दुशासन का नाम सुशासन है। पर चूंकि पांडव विजेता हो गए और इतिहास लेखन सत्ता के जो निकटस्थ लोग होते हैं उनके हाथ में आता है, तो हारे हुए विलेन को दुर्योधन लिखा गया, उसको दुशासन लिखा गया, दुश्शला लिखा गया। तो समय के वेदव्यासों, आपके हाथ में ये निर्णय है कि जब तक इस युग की महाभारत का निर्णय नहीं हो जाता, तब तक आप कौरवों और पांडवों के बीच कृष्ण की तरह खड़े हुए उसी तटस्थ भाव के साथ गीता पढ़िए जैसा उस योगेश्वर ने पढ़ा था, जिसका जन्म। मैं आशा करता हूं कि मैंने कोई प्रतिकूल ऐसी बात आपके प्रति ना कही हो, अगर कही हो तो उसे बड़ा समझ करके मैं आपसे आयु में बड़ा हूं। और इस देश में परंपरा है कि ज्ञान, अनुभव और भाषा में क्षीण होने पर भी अगर आप आयु में ज्येष्ठ हैं तो लोग स्नेहपूर्वक सुन लेते हैं। आपने इसी परंपरा का आगे बैठे हुए लोगों ने निर्वाह किया। मैं कुलगुरु को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। हमारे मेधावी मध्य प्रदेश के मनहर मुख्यमंत्री मोहन जी को, जो महाकाल के सेवक थे, उनको भी बहुत शुभकामना बधाई देता हूं कि एक अच्छे मुखिया की तरह उन्होंने इस परिसर को जो समय दिया और जो आश्वस्ति प्रदान की वो पूर्ण काम हो। और न केवल भारत में बल्कि विश्व में जहां कहीं पत्रकारिता के सर्वोत्कृष्ट चेहरों की बात हो, लेखनी की बात हो, वहां अंत में कर्मवीर के परिसर से निकला हुआ, माखन दादा के चमत्कार से निकला हुआ कोई ना कोई बालक बालिका मुझे खड़ा मिले। शुभस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद।